नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे बंगाल और बिहार चुनाव को लेकर, क्योंकि दोनों चुनाव बड़े ही रोचक होने जा रहे हैं। बिहार में जहां एनडीए गठबंधन मजबूती से खड़ा हुआ है, वहां विरोधी कहीं दिखते भी नहीं है। और बंगाल जो चुनाव है, वहां पर जिस तरीके की ममता बनर्जी ने लोकतंत्र की हत्या कर रखी है, उसके बारे में भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विशेषज्ञ सतीश झा जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। पहली हम बात करते हैं जो बंगाल को लेकर, जहां राजनीति की बहुत ही बड़ी लड़ाइयां हो रही हैं। चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का कार्यकाल देखा है आपने, चाहे आपने कम्युनिस्ट पार्टी का शासन देखा है। अब बीजेपी जिस तरीके से वहां आगे बढ़ रही है, लेकिन प्रशांत किशोर हैं, राजनीतिक के जो प्रोपेगेंडा फैलाने के काम करते हैं, पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, तथागत रॉय बीजेपी के बड़े नेता हैं जो बीजेपी में भी शामिल होने जा रहे हैं, फिर सक्रिय राजनीति में भाग ले रहे हैं। तो आप ये बताइए कि जो अब प्रशांत किशोर भी आपके बिहार से ही हैं और जो नीतीश कुमार की पार्टी से में भी रहे हैं, वो तो क्या जो जिस तरीके का वो प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं ममता बनर्जी, जो उनकी नैया डूब रही है समझो, तो क्या वो बचाने में कामयाब हो गई कि वो बंगाल बीजेपी में जो अंतरकलह की खबरें उड़ा के, झूठी खबरें कि कभी इसको सीएम बना दिया, कभी कह रहे हैं कि ये पार्टी से नाराज हैं, तो क्या ये रणनीति मानते हैं इस पर आप? देखिए, 4 महीना पहले मैं कलकत्ता गया था। पहले मैं बंगाल की राजनीति आपको बता दूं। कलकत्ता से थोड़ा ही सिर्फ बाहर निकलिए आप, न्यू टाउन एक नया टाउन बना है कलकत्ता में जिसको बोलते हैं सॉल्ट लेक से आगे, वहाँ से न्यू टाउन से दक्षिण 24 परगना जिला शुरू हो जाता है। वहाँ से 200 किलोमीटर में उत्तर तक गया था। जहाँ जाइए लोग ललायित हैं, बीजेपी को वोट देने के लिए वोटर तैयार बैठा है। आपने लोकसभा में देखा होगा, लोगों ने बीजेपी को चुप्पे चाप कमल छाप, लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। और विधानसभा में भी इसी तरह से लोग इंतजार कर रहे हैं चुनाव को कि बीजेपी को कैसे वोट दें। इसलिए ममता बनर्जी को देखते हुएगा, दुर्गा पूजा में हिंदुओं के दुर्गा पूजा पर रोक लगाना, सरस्वती पूजा पर रोक लगाना, मुस्लिम वोटों को किसी तरह ममता बनर्जी अब बचा के रखना चाहती है। खास करके बांग्लादेश से आए हुए मुस्लिमों की वोट को बचा के रखना चाहती है। इसीलिए ममता बनर्जी हिंदू विरोध पर उतर गई है। दूसरी बात, जो आप प्रशांत किशोर की जो आपने बात की, अफवाह फैलाने वाली बात, मेरे बिहार के एक नेता थे कर्पूरी ठाकुर, उनसे एक बार पूछा गया कि पहले कपड़ा का पोस्टर, बैनर पोस्टर बनता था चुनाव में, आपने भी शायद देखा हो, अब तो नहीं होता है, अब तो कंप्यूटराइज आ गया है, तो उनका बैनर पोस्टर लोग फाड़ देता था। तो कर्पूरी ठाकुर जी का कहना था कि यदि बड़े बड़े कपड़े के बैनर और पोस्टर लगाने से चुनाव जीता जाता तो भारत का हर कपड़ा मिल का मालिक मंत्री होता। ये बात बंगाल के जनता के दिल में बीजेपी घुस गई है, और जब आपके दिल में कोई घुस जाता है तो वहां पर कोई तर्क नहीं काम करता, कोई कुतर्क काम नहीं करता, कोई अफवाह काम नहीं करता। प्रशांत किशोर जी की एक सीमित क्षमता थी जिसका दोहन हो चुका है। आप बात पर गौर कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। प्रशांत किशोर जी की जितनी क्षमता थी, उस क्षमता का उपयोग बीजेपी उनसे कर चुकी है। अब इनके पास, वो हमारे बिहार में एक कहावत है, आम खा गए अब सिट्ठी बाकी है। इनके पास, प्रशांत किशोर जी के पास सिट्ठी है, उसी को वो बेच रहे हैं, और जिसके पास कोई ताकत नहीं है वो सिट्ठी को खरीद रहा है। अब यहीं पे मैं एक बात बताऊं कि जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आपका प्रोडक्ट अच्छा था मोदी, तो आप सफल हो गए। प्रशांत किशोर यहाँ पे राहुल गांधी के पास जाते हैं, उसको भी प्रधानमंत्री बनाने का वो करते हैं, वहाँ पर असफल हो जाते हैं, फिर वो जेडीयू होते हैं। तो क्या जहाँ पे बंगाल में जो टीएमसी का जहाज डूब रहा है, क्या उसको बचाने के लिए वो कोशिश करेंगे, या ये खाली पैसे बर्बाद करने वाली चीज़ है? प्रशांत किशोर जी कुछ नहीं कर सकते हैं। पहली बात, मैंने आपको पहले बताया, प्रशांत किशोर जी की जितनी क्षमता थी उसका उपयोग 2014 में ही हो चुका है। उसके बाद वो कहीं सफल नहीं रहे हैं। उसके बाद वो हर उस आदमी से जुड़ना चाहते हैं जो जीतता हुआ प्रतीत होता है। चूंकि बीजेपी इन्हें घास नहीं डाल रही है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि इनके पास कोई क्षमता है नहीं, तो बीजेपी की विरोधी बंगाल में ममता बनर्जी है, तो स्वाभाविक रूप से इन्हें ममता के पास ही जाना था। अपनी स्वीकारता बढ़ाने के लिए, अपना महत्व बढ़ाने के लिए ममता के पास गए हैं। लेकिन बंगाल में जो राजनीति चल रही है, जो जनता का सोच चल रहा है, बंगाली भद्र मानुष जिस तरह से सोच रहा है,
उसे इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनानी ही बनानी है। ममता बनर्जी भी अब सिर्फ मुस्लिम वोट के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है। ममता जी को पता है कि हमें सिर्फ इसी वोट पे डिपेंड रहना है। अब ममता जी के उम्मीदवार का जो जमानत बचेगा वो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक से बचेगा। बाकी बंगाल की जनता तैयार खड़ी है। मैं आपको बताऊं, मैं आंखों देखी बता रहा हूं आपको। दिनाजपुर चले जाइए, मिदनापुर चले जाइए, दक्षिण 24 परगना चले जाइए, दुर्गापुर चले जाइए, मालदा चले जाइए, जितनी राष्ट्रवादी ताकतें हैं, जितनी राष्ट्रवादी जनता है, वो बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार बैठी है। सिर्फ इंतजार हो रहा है चुनाव का। अगले साल के शुरू में ही बंगाल की चुनाव होने वाला है। देखिएगा, पहली बार बंगाल में कमल खिलेगी, और जब कमल खिलेगी तो ये वामपंथी कांग्रेसी की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये स्थिति होने वाली है बंगाल में। विस्फोट, मतलब बीजेपी के वोट में विस्फोटक बढ़ोतरी होगी, जो कि लोकसभा में अभी आपने नहीं देखा होगा। ऐसी बढ़ोतरी होने जा रही है। अभी यहाँ पे सवाल उठाते हैं कि जो जिस तरीके के हिंसा का दौर देखा है, बीजेपी हो या आरएसएस के कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से वहाँ पर लटकाया गया है, और जो लोकतंत्र की वहाँ पर हत्या हुई है, बंगाल का चुनाव आते आते इसका जो रेशियो है वो बढ़ता जाएगा। तो क्या पश्चिम बंगाल में जो लोग हैं, जनमानस है, वो टीएमसी का गुंडा राज के जो उसको हटाने में कामयाब हुए? क्योंकि देखा गया है कि वो जो वोटिंग काउंटर या जहाँ पे वोट बूथ होता है उसके बाहर वहाँ पर गुंडे होते हैं, और पश्चिम बंगाल की पुलिस में भी टीएमसी के कार्यकर्ता की तरह भूमिका होती है। तो क्या वहाँ की जनता की सुरक्षा की गारंटी केंद्र सरकार को करनी चाहिए? मैं दोनों बात की जवाब देता हूँ आपको। जहाँ तक हिंसा की बात है, यह वामपंथी प्रवृत्ति है। चूंकि बंगाल में काफ़ी दिनों तक वामपंथ की सरकार रही है, और वही वामपंथ के कार्यकर्ता ममता बनर्जी के पार्टी में शामिल हुए थे। वामपंथी कार्यकर्ता ही तो हिंसा उनके साथ आई हुई है। इसी प्रकार केरला में जहां वामपंथी की सरकार है, वहां पे गांव पार्टी गांव होता है। मतलब एक गांव में बोर्ड लगा दिया, ये वामपंथी पार्टी का गांव है, उस गांव में दूसरे पार्टी का लोग नहीं जा सकता है। ये वामपंथी सोच है। वामपंथी हिंसा का भी समर्थन करता है, और इस तरह से जनता के बोलने की आज़ादी पर प्रतिबंध का भी सोच करता है। आपने देखा होगा, चीन में एक छात्र आंदोलन हुआ था। थियानयानमैन चौक पे 10,000 छात्रों को टैंक से वामपंथी सरकार ने कुचलवा दिया था, और दुनिया का कोई वामपंथी नहीं बोला। तो वामपंथी के रग रग में हिंसा भरी हुई है, इंटॉलरेंस, हिंसा भरी हुई है। वो मर्डर कर देगा आपको। यदि आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो मर्डर कर देगा आपको। ये वामपंथी सोच है। तो चूंकि वामपंथी कार्यकर्ता अधिकतर टीएमसी में शामिल हो गए हैं, तो हिंसा अपने साथ लाए हैं। और वहां पे एक बंगाल में बहुत आपको बात बताता हूं, एक चलता है सिंडिकेट। हर मोहल्ले में सिंडिकेट का एक आदमी होता है, उगाही वाला। आप दुकान कर रहे हैं, आप कोई सामान खरीद रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, उसको कमीशन देना पड़ेगा आपको। और ममता बनर्जी के राज में यह सिंडिकेट और ज्यादा मजबूत हुई है। मेरे एक मित्र किस्सा बता रहे थे, न्यू टाउन से टाटा हॉस्पिटल के बगल से, कलकत्ता की बात कर रहा हूं मैं। कलकत्ता जो देश का मुख्य नगर है और बंगाल की राजधानी है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कलकत्ता में न्यू टाउन में टाटा हॉस्पिटल के बगल से उन्होंने कुछ सामान खरीदा था, पर ट्रक 3,000 रुपया उनको सिंडिकेट को देना पड़ा। यह बंगाल की हालत है। तो बंगाल की जो अभी राजनीतिक परिस्थिति है, सामाजिक परिस्थिति है, यहां तक कि एक बात में छूट गया था, सॉल्ट लेक आप यह समझिए कलकत्ता का एक मोहल्ला है, जैसे ग्रेटर कैलाश है। वहां पे यदि आप अपने घर में प्लास्टर भी कराएंगे तो सीमेंट पर्टिकुलर सिंडिकेट वाले के दुकान से लेना पड़ेगा, रोरी सिंडिकेट वाले के दुकान से लेना पड़ेगा। यदि आप दूसरे दुकान से लीजिएगा तो आपको घर नहीं बनाने दिया जाएगा। बंगाल की ये परिस्थितियां हैं, इसलिए जनता त्राहियाम कर रही है। दूसरी बात आपने बोला कि बंगाल पुलिस ममता को मदद करेगी। केंद्र सरकार, चुनाव आयोग इस बार बंगाल में हर बूथ पे पैरामिलिट्री फोर्स रखेगी। यह तय हो चुका है कि बंगाल पुलिस बूथ के बाहर रक्षा करेगी, अंदर में पैरामिलिट्री के जवान, बीएसएफ के जवान तैनात रहेंगे, और किसी को भी गड़बड़ी नहीं करने दी जाएगी। और यदि गड़बड़ी नहीं होगी तो मैं दावा करता हूं कि विशाल बहुमत से बीजेपी इस बार बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। फिर चुनाव होगा, हम लोग यही हैं, साथ हैं, देखेंगे कि बंगाल की जनता इस बार बीजेपी को इतनी बहुमत देगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, अभी सोच भी नहीं सकते हैं। अभी आपको बोलूंगा तो लगेगा कैसे हो पाएगा ये। लेकिन लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा कैसे हुआ।
करीब आधा आधा पर रोक दिया ममता दीदी को लोकसभा में, जो कि बोल रही थी कि 2 सीट भी नहीं लेने देंगे। इसी प्रकार विधानसभा में बीजेपी को बंगाल में पूर्ण बहुमत आएगा, इस बार आप देख लीजिएगा। चलो अब हम बिहार में की बात करते हैं। बंगाल का बहुत हो गया, आप बिहार से आते हैं, बिहार के रग रग में आपको पता है कि बिहार की पॉलिटिक्स कैसी है। अब यहाँ पे बड़ी बात करिए, एक बड़ा धड़ा ये सवाल करता है कि कब तक नीतीश कुमार के साथ बीजेपी चुनाव लड़ेगी। और आज ही बीजेपी के अध्यक्ष ने ऐलान कर दिया है कि हम मिलके चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार ही हमारा सीएम का उम्मीदवार होगा। जहाँ तक आरजेडी और अन्य पार्टियां वहाँ पे हैं, जीतन राम मांझी एनडीए में आगे, तो क्या मानते हैं बिहार में लालू प्रसाद यादव का जो फैमिली का जो अंतर्कलह है और लालू यादव की जेल, तो अब चुनाव का परिणाम तो लगभग सभी अनुमान लगा ही चुके हैं, लेकिन आप ये बताइए कि बीजेपी कब तक बिहार में इस तरीके का समीकरण बनाते हुए आगे चलेगी? मैं बताता हूं, बिहार का यह अंतिम चुनाव होगा जब बीजेपी किसी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी। मैं आपको खुल के बता रहा हूं, पंजाब और बिहार का यह दुर्भाग्य रहा है, पंजाब और बिहार के बीजेपी का यह दुर्भाग्य रहा है कि वहां के स्थानीय नेतृत्व उप मुख्यमंत्री बनने से खुश हो जाते थे। यह दुर्भाग्य रहा है, खास करके बिहार में सुशील मोदी, संजय पासवान जैसे नेता को साइडलाइन कर दिए थे। नंद किशोर यादव जो सबसे पुराना नेता है बीजेपी का बिहार में, उप मुख्यमंत्री का स्वाभाविक दावेदार नंद किशोर यादव थे, लेकिन सुशील मोदी जी ने षड्यंत्र के तहत उसे साइडलाइन कर दिया था, क्योंकि उन्हें उप मुख्यमंत्री पद में बड़ा खुश होता है। और नंद किशोर यादव जी, संजय पासवान जी मुख्यमंत्री तक का सोचते थे कि मेरे पार्टी का मुख्यमंत्री बने। तो यह षड्यंत्र उनका अभी तक सफल रहा था, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के नजर में भी ये बातें आ चुकी है। इसलिए बिहार का जो इस बार बीजेपी का अध्यक्ष है वो सुशील मोदी के स्वजातियों को बनाया गया है जानबूझ करके। यह चुनाव अंतिम चुनाव है जब बिहार में बीजेपी और नीतीश का दल मिलकर लड़ेगा। इस चुनाव के बाद मुझे अंदाजा है कि 70 साल उम्र हो गई है नीतीश कुमार जी की। यदि 2-3 साल और मुख्यमंत्री रह गए तो 72-73 साल 74 साल इनकी एज हो जाएगी। मैं तो बीजेपी के नेताओं से अनुरोध करूंगा कि इन्हें उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति जब पद खाली होगा बना करके नीतीश जी को दिल्ली लाया जाए और जेडीयू को बीजेपी अपने में मर्ज कर ले और दोनों मिलकर बिहार में, दोनों जब मर्ज हो गई तो एक ही पार्टी हो गई, फिर चुनाव लड़े अकेले बीजेपी की। बिहार में सरकार बनने का दिन अब दूर नहीं लग रहा है। जिस तेजी से प्रगति कर रही है बिहार में बीजेपी, उससे यह दिन दूर नहीं लग रहा है कि बीजेपी की अकेले की सरकार बिहार में बहुत जल्द होगी। अभी हम दूसरी बात करते हैं लालू यादव की, जो इतने सालों तक राज रहा, चारा चोर की संज्ञा भी दी गई। अब उनका दूसरा राजनीतिक पीढ़ी आ गया, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव। तो क्या आपको लगता है कि तेज प्रताप एक अलग तरीके के कैरेक्टर हैं, टिकटॉक वाले स्टार, और दूसरे हैं तेजस्वी यादव? पहले तो आपने बोला कि लालू यादव को चारा चोर की उपाधि दी गई, ऐसा नहीं है। लालू यादव को चारा चोर कोर्ट ने ठहराया है। कोर्ट ने बोला है कि इन्होंने चारा चोरी करी थी, इसलिए यह कहना आपका गलत है कि उपाधि दी गई। आपके बात से ऐसा प्रतीत होता है कि विरोधी ने ऐसी उपाधि दे दी। जी नहीं, कोर्ट ने दिया है उपाधि, और सुप्रीम कोर्ट से बड़े आप नहीं हैं, संविधान से बड़े आप नहीं हैं। यदि संविधान को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, तो आपको कहना चाहिए था कि लालू यादव चारा चोर हैं। इसलिए आपको यह बात को वापस लेना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 जी, नंबर 2, जहां तक तेजस्वी यादव जी की बात कर रहे हैं, तेज प्रताप यादव जी की बात कर रहे हैं, ये लोग एक, जब बड़े आदमी के परिवार में कोई बेटा जन्म लेता है और वो गांव नहीं देखता है तो उसकी हालत यही होती है। जैसे कि मैं बताता हूं, इंदिरा गांधी के बाद उनकी पीढ़ी के जो भी लोग आए उन्होंने गांव नहीं देखा था। उनकी हालत आपने राजीव गांधी को भी देख लिया, राहुल गांधी को भी देख रहे हैं। लोग पप्पू बोलते हैं, मैं तो खैर नहीं बोलता, मैं तो बड़ी ही रिस्पेक्ट देता हूं, लेकिन पप्पू लोग बोलते हैं। इसी प्रकार आदित्य ठाकरे को देख लीजिए, पाकिस्तान में वो बेनजीर भुट्टो की बेटा है बिलावल भुट्टो, उसको देख लीजिए। तो ये लालू जी को जो बेटे हैं, जब जन्म लिया था इसके पहले लालू यादव जी मुख्यमंत्री बन चुके थे या बहुत बड़े नेता बन चुके थे। इन लोगों ने गरीबी नहीं देखी, गांव नहीं देखा, तो ये लोग लल्लू टाइप के आदमी हैं। मैं लल्लू जो बोल रहा हूं, लालू यादव जी से तुलना नहीं कर रहा हूं, आप बुरा मत मानिएगा। लल्लू बिहार में एक बोल रहा है लल्लू है, तो ये लोग लल्लू टाइप के आदमी हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। ये अभी तक जो वोट ले रहे हैं वो पिता के नाम पे ही ले रहे हैं। एक्चुअली यादव बिरादरी ही इनको शर्म से कुछ वोट दे रही है। अब यादव भी इन्हें पूरा वोट नहीं दे रहा है,
यादव का भी अधिकांश हिस्सा बिहार में बीजेपी में चला गया है। कुछ इनको शर्म से वोट दे रहा है कि लालू यादव का बेटा है। तो ये इनका ऐसे ही चलता रहेगा। इनका पुनरुत्थान होने वाला बिहार में नहीं है। खास करके लालू यादव के बेटे की बात मैं कर रहा हूं। कोई तीसरा उभर जाए, तीसरा आगे बढ़े, क्योंकि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। लेकिन इन दोनों की क्षमता जो है बिल्कुल सीमित क्षमता है, और सीमित क्षमता में जितना इन्होंने कर लिया, मंत्री और उप मुख्यमंत्री बन गया, उससे आगे ये बढ़ने वाले नहीं है। चलो अब हम अंतिम क्वेश्चन करते हैं बिहार को लेकर, कि लोग सब अनुमान लगाते हैं, हम भी अनुमान लगाते हैं। तो बिहार चुनाव का क्या आपका अनुमान कहता है कि इस बार लालू यादव की पार्टी कहां तक पहुंचेगी? क्योंकि पिछली बार जो नीतीश कुमार का उनके साथ चुनाव मिलकर लड़ना हुआ है, उससे आरजेडी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। उसने आरजेडी ने उनकी चेयर पे कब्जाने का प्रयास कर दिया था, जिससे नीतीश कुमार फिर वापस बीजेपी के साथ आई। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो बिहार में वोटिंग होगी, तो क्या राजनीति जो जातिगत समीकरण है, चाहे वोट बैंक किसका कितना है, तो आप बताइए कि अंततः जो परिणाम आएंगे, क्या समीकरण लग रहा है? अब बिहार जातिगत समीकरण से ऊपर चला गया है। अब बिहार बिहारी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है। जातीय अस्मिता की लड़ाई बिहार में नहीं चल रही है। आपने सुशांत सिंह राजपूत के केस में देखा होगा, बिहारी अस्मिता का पुनर्जागरण हुआ है। और जब किसी अस्मिता का पुनर्जागरण होता है तो विस्फोट करता है। बिहारी अस्मिता की जागरण हो चुकी है बिहार में। बीजेपी जदयू गठबंधन जब भी चुनाव हो 2/3 बहुमत लाएगी बिहार में, क्योंकि बिहार के युवा, बिहार के किसान, अभी बिहार में आपको पता है बिहार में बाढ़ आई हुई है। 6-6 हजार रुपया हर आदमी के खाते में पहुंच गया। 5-5 महीने का राशन फ्री दिया गया है। 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल, जितना ले सकिए, चना जितना ले सकिए। वृद्धावस्था पेंशन एडवांस मिल रही है। बेरोजगारी भत्ता एडवांस मिल रही है। बिहार में जो बीजेपी गठबंधन की सरकार ने काम किया है, आप कभी बिहार जाइए तब पता चलेगा। मैं अभी गया था, लोग इतने खुश हैं इस सरकार से कि 2/3 बहुमत आएगी बीजेपी और जदयू की बिहार में इस चुनाव में। और इस चुनाव के बाद बीजेपी की अकेली सरकार बनेगी, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और नीतीश जी को दिल्ली में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कुछ बना के रख दिया जाएगा। इनको भी इज्जत बख्शी जाएगी, क्योंकि इनका भी उम्र हो गया है। इसके बाद बीजेपी की नई नेतृत्व में उभरेगी बिहार की जनता, और बिहार आगे आप देखिएगा प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। धन्यवाद, आपने दोनों बड़े स्टेट के बारे में अपना विस्तारपूर्ण वर्णन किया है, और आगे हमसे जल्दी नए सब्जेक्ट पर मिलेंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।